हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी भूगोल में चैप्टर 5, जिसका नाम होगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बात करते हैं खनिज क्या है। खनिज भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है और खनिज पदार्थ में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। और बात करें खनिजों के बारे में, तो हमारे जीवन में अति अनिवार्य है हर खनिज। लेकिन एक हर चीज़ हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हर चीज़ कहीं ना कहीं खनिज से बनी है। एक छोटी सुई से लेकर बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़े जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। वहीं बात करें रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें तथा सभी खनिज से बने हुए हैं, है ना। आप सभी को पता होगा, यदि आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो वायर्स हैं वो भी कहीं खनिज से ही बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से खनिजों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं बात करें खनिजों की उपलब्धता के बारे में, तो सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन ऊष्मा के दबाव का परिणाम होते हैं। अर्थात धरती के नीचे कई लाख वर्ष पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जो खनिज होते हैं, वो ऊष्मा के दबाव के कारण उनका जो ये खनिज रूप आता है वो उसका परिणाम होता है। वहीं बात करें अवसादी चट्टानों में दूसरा श्रेणी के खनिज, जिसमें जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम सम्मिलित होते हैं। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि की बात करें तो धरातल की चट्टानों का अपघटन होना। ठीक है, वहीं चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। तो यह भी एक अन्य प्रक्रिया है खनिजों के निर्माण की। थर्ड देखिए, पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं और यह निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख होते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बात करें, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक जो सार्थकता रहती है वो कम होती है। और महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिकाएं बहुत अधिक देखने को मिलती है और महासागर जो होता है वो मैग्नीज में धनी होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। खनिजों के प्रकारों की हम बात करें तो खनिज धात्विक, अधात्विक होते हैं। धात्विक में खनिज लोहा, मैग्नीज, लोह अयस्क आते हैं, एलो अयस्क आते हैं जिसमें तांबा और बॉक्साइट होता है। वहीं अधात्विक खनिजों की बात करें तो ईंधन और अन्य अधात्विक चीज़ें। ठीक है, खनिज। आगे बात करें लोह खनिज के बारे में, जो बात करेंगे हम धात्विक खनिज में। ठीक है, जो धातु है, तो किस कुछ इस प्रकार से हमें जो अयस्क होती हैं, जो ओर होते हैं, जो खाने होती हैं, वहाँ पे हमें लोहा इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, पत्थरों के अंदर रहता है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, ये पूरा लोहा नहीं है। ठीक है, ये एक पत्थर के अंदर, ठीक है, लोह अयस्क है। इसको पिघला कर बड़ी बड़ी भट्टियों में डाला जाएगा, फिर इसको छान के एक नली से, जाली से इसको छाना जाता है, जिसमें जो ये गंदगी होती है, मिट्टी होती है, ये सब चीज़ें होती है, वो अलग हो जाती है और लोहा जो होता है वो पिघल के अलग हो जाता है और फिर उस लोहे का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ खानों से हमें लोहा मिलता है। ऐसा ही नहीं है कि जैसे हमारे सामने लोहे की चद्दरें होती हैं, लोहे की जो कह सकते हैं पिलर्स होते हैं, ऐसे ही नहीं निकलती, इस प्रकार से पत्थर निकलते हैं। आगे बात करें लौह खनिज के बारे में, तो लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 1/4 भाग का योगदान करते हैं। यह धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करता है और भारत अपनी घरेलू मांग का पूरा करने के पश्चात भी बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आ जाए कि लौह अयस्क में
भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पाता या आयात करता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। और धात्विक खनिज में क्या आते हैं? लौह खनिज। ठीक है, बात करें लौह अयस्क के बारे में तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। वहीं भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं, जैसे उड़ीसा, झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केदुझहर जिलों में बादाम पहाड़ों की खदानों से निकाला जाता है। ठीक है, दूसरी हम बात करें दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। आगे हम बात करें बेल्लारी चित्रदुर्ग की, तो बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर, तुमकुर पेटी, ये तीसरी पेटी है जो कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पे लौह अयस्क की वृहत राशि संचित है। कर्नाटक के कुद्रेमुख की खाने 100% क्या है? निर्यात इकाइयाँ, अर्थात यहाँ से 100% जितनी भी लौह अयस्क निकलता है वह निर्यात किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस बात के विनिर्माण का प्रयोग किया जाता है कि 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, कीटनाशक दवाएं एवं पेंट बनाने में किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, अगर क्रमानुसार भी आ जाता है मैग्नीज में तो सबसे उच्च स्थान पर आपको उड़ीसा ही रखना है। ठीक है, आगे बात करें एलो खनिज के बारे में, तो भारत में एलो खनिजों की संचित राशि एवं उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट, शीशा और सोना आते हैं, धातु इंजीनियरिंग में, विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बात करें इसमें तांबे की, एलो खनिज में बात करें तांबे की, तो भारत में तांबे के भंडार में उत्पादन क्रांतिक रूप से कम है, न्यून है। मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें देश के लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। वहीं झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है और राजस्थान की खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी है, खेतड़ी नहीं है, खेतड़ी खदानें जो हैं वो भी तांबे के लिए अच्छे से प्रसिद्ध हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये कुछ लौह अयस्क के भारत में महत्वपूर्ण खनिज का एक मैप है जिसमें आपको देखने को मिलेगा लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क खाने, लौह अयस्क के निर्यातक पत्तन जहाँ से निर्यात होता है, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको रेड हॉल वाली प्रणाली बोला जाता है जिससे खदानों में से क्या निकाला जाता है? खनिज निकाले जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जैसे चूहे का बिल होता है इस प्रकार से ये बहुत डेंजरस भी होता है। क्या है ये? रेड होल बोला जाता है, रेड होल। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, रेड होल के बारे में हमने बात कर ली। आगे बात करें बॉक्साइट के बारे में, तो यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम भी पाया जाता है परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना जो है जैसे दिखने वाले जो पदार्थ हैं वो बॉक्साइट से ही प्राप्त होते हैं, क्ले जैसे दिखने वाले। ठीक है, प्ले नहीं है, क्ले है। ठीक है, क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होते हैं। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम वायर सुने होंगे आपने, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स भी, तो विद्युत का अच्छा सुचालक भी होता है और हल्का भी होता है। वहीं भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेशों में पाया जाता है। आगे बात करें उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य भी है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? उड़ीसा मैग्नीज का भी सबसे बड़ा उत्पादक है और बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बात करें अधात्विक खनिजों के बारे में, तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है, अर्थात इस तरह से वो प्लेट नुमा पाया जाता है। ठीक है, पतली पतली चदरे रूप पाया जाता है। इसका चादरों में पाटन आसानी से हो सकता है और ये इतने महीन होते हैं
हो सकती है कि इसकी 1000 पटते कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है, अर्थात बहुत पतली होती है। अगर इस पे मार पड़े तो ये बहुत अच्छे से फैल जाती है। ठीक है, आगे बात करें चट्टानी खनिज के बारे में, तो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोह प्रगलन के लिए भट्टियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, लोहे को पिघलाने के लिए, लोहे को पिघलाते हैं तभी तो उसको अपने अनुरूप आकार दे पाते हैं ना। ठीक है, तो उसको पिघलाने में उसकी भट्टियों में ये बहुत यूज किया जाता है। बात करें खनिजों के संरक्षण के बारे में, जैसे कि हमारे पास संसाधन हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, वैसे ही खनिजों का संरक्षण भी होना चाहिए। खनिजों का क्या होता है कि इलीगल तरीके से भी इनका व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो खनिजों का संरक्षण भी बहुत ही आवश्यक है। हम सभी को उद्योग और कृषि में खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित जो पदार्थ होते हैं, बनते हैं, वो हम उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं और हमें खनिज संसाधनों को सुनियोजित करना चाहिए एवं सतत पोषणीय ढंग से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए और एक तालमेल बनाकर उसका यूज़ होना चाहिए। जैसे कि निम्न कोटि के अयस्क हैं तो उन पर क्या होता है, निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास हमें करते रहना होगा। वहीं धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के ये कुछ उपाय हैं जो मैं आपको ऑरली समझा चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा समरी है, एनसीईआरटी समरी है, तो हम कुछ चीज़ें ऑरली भी हमें समझ में आनी चाहिए। वहीं बात करें ऊर्जा संसाधन के बारे में, तो ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाना हो, रोशनी हो, लाइट हो, मोबाइल चार्जिंग हो, लैपटॉप चार्जिंग हो, गाड़ियों का संचालन हो। ठीक है, तो ऊर्जा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों से, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, इनसे होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। हम कोयले के बारे में भी, कोयला है, हम इसके बारे में भी थोड़ा ऑरली बात करेंगे। तो कोयला, भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाता है, पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। लेकिन हमारे भारत में इतना अच्छा कोयला मिलता तो बहुत है, लेकिन हम आयात भी बहुत करते हैं कोयले का, क्योंकि हमारे भारत में कोयला जो उत्पादित होता है वो भले ही बहुत मात्रा में हो, लेकिन वो अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हम लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, ये हमारे यहाँ ज़्यादा पाया जाता है और ये मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। ठीक है, तो एक हमारे यहाँ पे बिटुमस कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुनिमस। ठीक है, ये वाला कोयला पाया जाता है। लेकिन जो अच्छी गुणवत्ता वाले सर्वाधिक जो लोकप्रिय हैं, जो कह सकते हैं कि वाणिज्यिक प्रयोग में लाया जाता है, वो बिटुमस है जो कोयला है। लेकिन और भी जो अच्छी वाली वैरायटी के होते हैं वो हमारे इंडिया में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो हमें कोयले का आयात भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। वहीं हम बात करें पेट्रोलियम के बारे में, तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का जो दूसरा प्रमुख साधन है वो है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम में एक बार हम कोयले को देख लेते हैं कि कोयला हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो भारत में दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। और अभी हाल ही में देखें तो कोयला ट्रीशरी कोयला जो होता है उसका क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो रेड होल वाली प्रक्रिया थी ये कोयले की खदानों में भी बहुत की जाती है। आगे बात करें पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन है पेट्रोलियम या खनिज तेल। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों का एक स्नेहक है और अनेक विनिर्माण उद्योगों में
कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं तेल शोधनशालाएं जो हैं वहाँ पर संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रासायनिक उद्योगों में भी यह काम में आता है। भारत में जो अधिकांश पेट्रोलियम है उसकी उपस्थिति तीसरी युग की शैल संरचनाओं की अपनति एवं भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। अर्थात ये कुछ हिस्ट्री के पॉइंट है, इसमें ये पाया जाता है तब से ही। आगे बात करें हम, भारत में कुल पेट्रोलियम जो उत्पादन है, भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन 63% है। ठीक है। वहीं बात करें मुंबई हाई से 18%, मुंबई से 18%, ये ना आप गूगल से भी ले सकते हैं लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ। और गुजरात से 16%। ठीक है। असम से प्रतिशत गुजरात से 18%, गुजरात से 63%, मुंबई से और 16% ये असम से पाया जाता है। 16% असम से, 63% मुंबई से और 18% ये गुजरात से पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक संसाधन के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल भी माना जाता है, इसलिए वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। आपने देखा होगा सीएनजी ऑटो, ठीक है, एलपीजी, तो ये क्या है, ये नेचुरल गैसेज हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैसेज हैं। सीएनजी की कार, सीएनजी के ऑटो आपको देखने को काफ़ी मिलेंगे, तो ये प्रकृति के लिए भी बहुत सुलभ हैं, बहुत लाभकारी हैं। आगे बात करें, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। वहीं पश्चिमी तट के साथ मुंबई में भी हाई सनित क्षेत्रों और खंबात की खाड़ी में भी प्राकृतिक गैस के मिले हैं, मतलब प्राकृतिक गैस देखने को मिलती है। आगे बात करें विद्युत के बारे में, तो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग का विकास जो है सूचकांक वो माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, कितने प्रकार से? दो प्रकार से विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक तो हाइड्रो टरबाइन चलाकर, अर्थात जो जल विद्युत उत्पन्न करता है जल द्वारा। ठीक है, और दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, इन सब से और प्राकृतिक गैस से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये सब क्या है? विद्युत की तो स्रोत हैं ये, इनसे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं और विद्युत एक अलग से ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, और आगे बात करें हम गैर परंपरागत, ये थी हमारी परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आगे बात करें गैर परंपरागत के बारे में। ये कुछ मैप हैं जहाँ ऊर्जा संयंत्र के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये आप मैप एक बार ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे आपको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखने को मिलेंगे कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। कोयले का क्षेत्र, कोयले की खानें, तेल क्षेत्र और मुख्य प्राकृतिक गैस आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये थ्योरिकल नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे मैप उपलब्ध है, तो आपको मैप से इजीली पता चल जाएगा। आगे बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन के बारे में, तो परमाणु एवं आणविक ऊर्जा जो मनुष्य द्वारा बनाई गई, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, इनके बारे में हम थ्योरिकली थोड़ा बात कर लेते हैं। परमाणु एवं आणविक ऊर्जा के बारे में बात करें तो परमाणु आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा, एक सेकेंड रुकिएगा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। थोरियम, ठीक है, और यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके झारखंड और राजस्थान, ठीक है, यहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं।
और इनका प्रयोग परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। मोनाजाइट, ये आप अगर नोट्स बना रहे हो क्लास देख के तो आपको लिख लेना है, मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, थोरियम। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें सौर ऊर्जा के बारे में। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, सीधे किरणें अच्छे से आती हैं, धूप बहुत अच्छे से आती है, और धूप के द्वारा सीधे विद्युत में परिवर्तित फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है भुज के निकट माधवपुर में स्थित है, और मध्य प्रदेश में भी सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया था हाल ही में। तो आपको घर घर भी सौर ऊर्जा देखने को मिलेगी। वो प्लेट्स लगा लेते हैं ना घर की छतों पे, वही सौर ऊर्जा है। ठीक है, बात करें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, फ्री में आपको सौर ऊर्जा मिल रही है। आपको बस प्लेट्स लानी है, लगानी है, और आप बिना किसी बिल के भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई बिल नहीं देना, तो ये बहुत सस्ती भी है। आगे बात करें पवन ऊर्जा के बारे में। भारत को अब विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा भी प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म देखने को मिलते हैं। बात करते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं के मानव जनित अपशिष्ट और इनके उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन, ठीक है, जैविक पदार्थों के अपघटन से ये गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, ये सब मतलब खाना पकाने के लिए भी यूज की जाती है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले जो वृक्षों के नुकसान हैं उनको भी बायोगैस रोकता है। तो बायोगैस ऊर्जा भी बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, यूज़ करने के लिए। आगे बात करें ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। ज्वारीय ऊर्जा, इसको भी देख लेते हैं। महासागरीय तरंगों से प्रयोग किया जाता है। ज्वार भाटा आता है तो महासागर की जो तरंगे हैं उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, और भारत की कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगे द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊर्जा के संसाधन। वहीं हम बात करें ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के बारे में, तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती ही होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, और ऊर्जा अनंत काल तक मानव को एक हाथ के रूप में सहायता करती ही रहेगी। ऊर्जा एक बहुत ही आवश्यक बन गया है आज के समय में, और पुराने समय से हर चीज़ में ऊर्जा का यूज़ हो रहा है। तो ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, महत्वपूर्ण शक्ति है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं डिलाइट IAS, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF और डेली क्विज देखने को मिलेंगे, जो आपकी UPSC 2023 की प्रिपरेशन और आपकी तैयारी जो चल रही है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो ज़रूर ज्वाइन करें डिलाइट IAS टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।